हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम जानते हैं क्लास 12 में इकोनॉमिक्स की दो बुक हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो, है ना। जो माइक्रो है उसका है व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो मैक्रो है उसका मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हमारी जो पहली बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जहाँ व्यक्ति, समाज, सरकार अपनी सीमित आवश्यकताओं के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास जो हमारे संसाधन हैं, संसाधन मतलब हमारे पास एक संसाधन जो है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, सीमित हैं। पर जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो सब क्या है, हमारी असीमित हैं, है ना। वो सब क्या है, असीमित है। नहीं समझ में आया, दोबारा से बताती हूँ। देखिए, संसाधन का मतलब है जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 100 रुपये। ठीक है, मेरे पास है 100 रुपये और मुझे चाहिए क्या, मुझे कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, मुझे मेकअप भी चाहिए, नील पेंट भी चाहिए और मुझे अच्छा खाना भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। ठीक है, पर मेरे पास है कितने रुपए, सिर्फ 100 रुपये। अब इन 100 रुपये में मैं अपनी कितनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हूँ। ठीक है, कि मेरे पास जो आवश्यकता है, मुझे क्या क्या चाहिए, ये तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें असीमित है। पर जो संसाधन है, मेरे पास जो खर्चा करने के लिए पैसे हैं, वो तो सिर्फ 100 ही रुपये हैं। तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब ये 100 रुपये हैं, हम वो चीज़ों को लेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया। अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ व्यक्ति, समाज तथा सरकार, व्यक्ति मतलब हम, समाज मतलब जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ अनेकों परिवार हैं। सरकार क्या होता है, सरकार में कई सिटीज़ आ जाती है, मतलब एक इसके भी ऊपर हेड। ठीक है, सरकार जो हमारे ऊपर चल रही है, गवर्नमेंट चल रही सरकार जो नई नई रूल्स लागू करती है, वो अपनी सीमित संसाधनों के द्वारा, सीमित हमारे पास लिमिटेड है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था 100 रुपये का, और उसमें हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि अभी मुझे 100 रुपये हैं, तो मैं उस 100 रुपये में क्या ले सकती हूँ, जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है मैं वो लूँगी। ठीक है, उसकी पूर्ति करता है, तो उस विषय को कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, मतलब अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी हैं। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, इसको आप नॉर्मली वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी याद कर सकते हो, कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे इनका पूरा नाम है, कंप्लीट बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इकोनॉमिक्स की कैसे बना है, क्या है। तो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न शब्द दो अलग अलग भाषाओं से हुई है। जैसे कि देखो, अभी अर्थशास्त्र को हिंदी में तो अर्थशास्त्र कहते हैं, पर इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। अर्थशास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति दो अलग अलग भाषाओं से हुई है। पहला है संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र के दो शब्दों से मिलकर, संस्कृत में अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ जिसका मतलब होता है पैसे या धन, अर्थ जिसका मतलब क्या होता है, पैसा या धन। और शास्त्र का मतलब होता है प्रबंधन, शास्त्र का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब पैसों का मैनेजमेंट करना, पैसों का प्रबंधन, पैसे को खर्च कैसे करें, पैसे को कमाएं कैसे, पैसे का मैनेजमेंट करना हम सीखते हैं अर्थशास्त्र में, पैसे का प्रबंधन। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक्स शब्द जो है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया, ग्रीक शब्द है एक। और जो अर्थशास्त्र वो कैसा शब्द है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द ओइकोनोमस से लिया गया है। किससे लिया गया, ओइकोनोमस से लिया गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोनोमस, ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड या परिवार। ओइको का क्या मतलब होता है, हाउस होल्ड या परिवार। और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब ओइकोनोमस का मतलब होता है पारिवारिक प्रबंधन या गृहस्थी प्रबंधन। हमारे घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, उस सबका मैनेजमेंट कौन करता है, हमारे पापा मम्मी करते हैं। कि एक लिमिटेड सैलरी होती है या जितनी आय होती है, मान लो 10,000 ही है, 10,000 है हमारे पास जो आय है, पर उस 10,000 को हमारे पास खर्चे कितने हैं, स्कूल की फीस भी देनी है, ट्यूशन की फीस भी देनी है, खाना भी है, राशन भी है, सब कितना सारा खर्चे हैं, उस सबका मैनेजमेंट करना, इन 10,000 रुपये में पूरा घर का खर्चा चलाना, ये कौन करता है, हमारे पापा मम्मी करते हैं। पर उस प्रबंधन करना, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, पैसे का प्रबंधन करना, उस पैसे को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए
जो विभिन्न प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने, जो फेमस साइंटिस्ट हैं इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है अर्थशास्त्र को लेकर। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या क्या धन का विज्ञान कहा है। इकोनॉमिक्स को क्या कहा है, एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा है। इन्होंने कहा है, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति की प्राकृतिक और कारणों की जांच है। ये मैंने सभी बताया था स्टार्टिंग में। इनकी बुक का नाम क्या है और ये कब लॉन्च हुई थी, और इन्होंने क्या कहा है, धन का विज्ञान कहा है। अब देखिए एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है इकोनॉमिक्स को, इन्होंने मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। उन्होंने धन को स्वाध्याय नहीं बल्कि मानव कल्याण का साधन कहा है। समझ में आया। जैसे कि देखो, इनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन का साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। उन्होंने धन को एंड नहीं कहा बल्कि साधन कहा है, जीने का एक साधन बताया है, संसाधन बताया है। इन्होंने पैसे को एक संसाधन बताया है, ना कि ये कहा कि ये साध्य है, लिमिटेड है। इन्होंने एक साधन बताया है। ठीक है, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि एल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, तो क्या कहा है, मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। ठीक है। अब है लियोनेल रॉबिन्सन, इन्होंने दुर्बलता का विज्ञान कहा है। दुर्बलता का विज्ञान, इनके अनुसार सीमित संसाधनों और उनके वैकल्पिक उपयोगों के बीच मानव व्यवहार का अध्ययन कहा है। जैसे कि देखो, मेरे पास आवश्यकताएं असीमित हैं पर संसाधन सीमित हैं। ठीक है, पर इन सीमित संसाधन में मतलब कि सीमित संसाधन में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। जैसे कि मैंने कहा था कि जो ज़्यादा ज़रूरी है हम उसी चीज़ को तो यूज़ करेंगे, चयन करेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, उस चीज़ का चयन करना। ठीक है, वही कहा है लियोनेल रॉबिन्सन ने। अपने सीमित संसाधन और उनके वैकल्पिक उपयोगों के बीच मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, मानव व्यवहार का अध्ययन। समझ में आया। चयन करना कि जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसी को हम चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और असीमित आवश्यकताएं हैं, तो इनके बीच हमारे पास क्या है, चयन करना है। अब देखो, पॉल सैमुअल्सन ने क्या कहा है, इसे विकासवादी परिभाषा दी है। सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन करता है जिसमें समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए कैसे करता है। जैसे कि देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, असीमित संसाधन है। जैसे कि देखिए, हम क्या है, कंज्यूमर हैं। हम कंज्यूमर मतलब हम चीज़ें खरीदते हैं। बेचने वाले को प्रोड्यूसर कहते हैं, और उसके पास भी सामान कैसे आ रहा है, प्रोडक्शन से आ रहा है। मैनेजमेंट जो बना रहा है उसका, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वहाँ से इस सब का वितरण कैसे होता है, कैसे करता है, इसके बारे में बताया सैमुअल्सन ने। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा है, ये थोड़ा सा काला काला हो गया पर मैं बताती हूँ। चयन का विज्ञान बताया इन्होंने। मिल्टन फ्रीडमैन ने चयन का विज्ञान के, इन्होंने भी चयन के विज्ञान के बारे में बताया कि चयन करना है, असीमित आवश्यकताओं सीमित संसाधनों के बीच चयन करना, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया है। ठीक है, अब कुछ हमारे पास क्या है और वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं। जेवी से ने क्या कहा है, जेवी से ने कहा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। और कौटिल्य ने कहा क्या है, भारत में इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा था। देखिए, कौटिल्य को इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। भारत में इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने इसे राजशास्त्र या राजनीति की पर्यायवाची के रूप में देखा। पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। ठीक है, मुद्रा मतलब पैसे के रूप में मापा जाता है, ये पीगू ने कहा था। ठीक है, अर्थशास्त्र। अब देखो, हम देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थ मतलब मैंने बताया तो पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा मतलब मुद्रा या फिर धन, और व्यवस्था को मतलब सुव्यवस्थित या कार्यप्रणाली, मतलब मैनेजमेंट करना, पैसे का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना या उसकी व्यवस्था करना। इसमें क्या बताया, वही बताया कि संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित हैं। संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आर्थिक कार्य वे गतिविधियां जो धन या आजीविका अर्जित करने के लिए की जाती है, जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग शामिल है। ठीक है, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कार्य क्या होते हैं। आर्थिक कार्य वे कार्य होते हैं जिसको करने से हमें पैसे मिले। ठीक है, जिसको करने से हमें क्या मिले, पैसे मिले। जिसकी मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ। ठीक है, और मैं जब टीचिंग करती हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, सैलरी मिलती है। तो ये क्या है, एक आर्थिक कार्य है। वे गतिविधियाँ जो आय या धन आजीविका अर्जित करने के लिए की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, आर्थिक कार्य कहे जाते हैं। ठीक है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, आपके पापा कुछ और करते हैं, या फिर मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, तो जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है, सरकारी सैलरी मिलती है। तो ये सब क्या है, आर्थिक कार्य हैं। जो कार्य धन की
धन अर्जित करने के लिए किए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए कार्य जो किए जाते हैं उसे आर्थिक कार्य कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या आता है, इसमें उत्पादन आता है, वितरण आता है, विनिमय आता है या उपभोग आता है। जैसे कि देखिए समझिए कि क्या क्या काम कर किए जा सकते हैं। उत्पादन का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ को बनाना। वितरण मतलब उस चीज़ को बांटना, जैसे कि फैक्ट्रीज में सामान बनता है, माल बनता है और वो अलग अलग जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाजार में आता है। बाजार से हम लोग जाते हैं कंज्यूमर बन के, उपभोक्ता बनकर, वहाँ से लेकर आते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, ये इसका दे रहा है तो एक दे रहा है, ले रहा है। मैंने इसको पैसे दिए और इसने मुझे क्या दिया, सामान दिया, तो ये क्या हो गया, विनिमय, क्रय विक्रय, ये लेन देन। ठीक है, देखो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि क्या कार्य होते हैं। उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण करना। जो उस चीज़ को बना रहा है उसको कहते हैं उत्पादन, और जो इस चीज़ को बेचता है उसको बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर। एक्सचेंज, वस्तुओं और सेवाओं या धन का आदान प्रदान करना। जैसे कि हम नोटबुक लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं, वो हमें कॉपी दे देता है। हमें पेन चाहिए 2 रुपये वाला, तो मैं 2 रुपये दूंगी तो वो अंकल मुझे पेन देंगे। तो ये सब क्या है, एक्सचेंज है। सामान का लेन देन करना। डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना। ठीक है, जो चीज़ बन गई है उसको जगह जगह पहुँचाना, और फिर वो वहाँ से मार्केटिंग होता है, बिकता है और औरों के पास पहुँचता है। उपभोग मतलब उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। जैसे मैंने वो 2 रुपये देकर मैं पेन लेकर आई है, ठीक है, अब उस पेन का मैं क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, उसका मैं उपयोग कर रही हूँ, उस सेवा का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसको कहते हैं उपभोग। खर्च करना, देखिए कॉमन डेफिनेशन से जो आपके एग्जाम में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद रखिए। ठीक है, वैसे तो आपको ये जुबानी ही याद हो जाएगा, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है कि आपको रटना पड़े 4 लाइन का 10 लाइन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस अपने माइंड में रखना है और आपको याद करना है, ये बहुत ईजी है। वैसे देखिए खर्च करना और निवेश करने में क्या अंतर है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो इस चीज़ पर देखेंगे। देखें, इसका अर्थ होता है अपनी कमाई। देखो खर्च का मतलब होता है जैसे कि मैंने किसी को पैसे दिए, मतलब पैसों को पूंजी बोलते हैं। पूंजी दी मैंने किसी को, पूंजी देकर मैंने कोई चीज़ खरीद ली, मैंने पेन खरीदा, पूंजी देकर मैंने क्या खरीदा, पेन खरीदा, तो ये क्या है, खर्च किया, मैंने पूंजी को खर्च किया, मैंने पूंजी से सामान खरीद लिया। देखिए यही है, इसका अर्थ है अपनी कमाई को दैनिक जीवन की ज़रूरतों पर खर्च करना, जिससे कोई भविष्य की आय नहीं होती। यह एक उपभोग प्रक्रिया है। अब देखिए मैंने जो पेन खरीदा, मैंने अपने पैसे देकर पेन खरीदा, अब क्या मैं इसको बेचने जा रही हूँ दोबारा से, नहीं, मैंने, मुझे ज़रूरत थी पेन की तो मैंने खरीद लिया। तो ये क्या है, खर्च किया मैंने 2 रुपये का ही पेन लेकर आई थी मैं, और ये मैंने खर्च किया और ये मुझे मिल गया, मैंने ये अपनी ज़रूरत के लिए खरीदा है। ठीक है, अब निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट, खर्च से समझ में आ गया कि खर्च क्या होता है। अब देखेंगे निवेश। देखो निवेश में मैंने पूंजी के बदले मैंने क्या लिया था, वस्तु ली थी, कोई भी वस्तु। पर निवेश क्या होता है, ये पूंजी के बदले पूंजी होती है, मैंने पूंजी दी और पूंजी ही ली, तो निवेश हो गया। जैसे कि मैंने किसी को पैसे दिए, कि मैंने किसी से पैसे लिए कि मुझे 10 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी, तो मैंने 10 रुपये लिए, कल उसको 10 रुपये लौटा दिए, तो ये पूंजी के बदले पूंजी है। अब वो कहे कि भाई 10 रुपये देकर 10 रुपये नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, तभी तो मैं तुम्हें रुपये दूंगी, तो उसने उस पर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डाल दी, मतलब उस पर क्या इंटरेस्ट डाल दिया, ब्याज डाल दिया कि मैं 2% की ब्याज लूँगा, तो मुझे इतने रुपये वापस चाहिए। तो ये क्या है, पैसे के बदले पैसे हैं। इसका अर्थ है कि पैसे को ऐसे साधन में लगाना जो समय के साथ मूल्य बढ़ाए, जैसे कि शेयर बाजार या रियल एस्टेट में पैसा लगाना ताकि भविष्य में अधिक रिटर्न मिले। ठीक है, ब्याज लगा कर देना। समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए खर्च और इन्वेस्टमेंट, इसका उद्देश्य क्या होता है, वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे खाना, किराया। खर्च करने का मतलब होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, पर इसमें क्या होता है, अपने धन को बढ़ा। जैसे मेरे पास अभी 1000 रुपये हैं, किसी काम की नहीं है, पर आपको ज़रूरत है 1000 रुपये की। ठीक है, आपने आए कि मैम मुझे 1000 रुपीज़ दे दीजिए, मुझे स्कूल का फीस भरना है, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देना है स्कूल वाले, मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं आपको कुछ टाइम बाद लौटा दूंगी। मैंने बोला कि मैं दे तो दूंगी, पर मुझे भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए, मैं अपने 1000 रुपये तो मैं क्यों दूँ। तो मैंने बोला कि मैं इस पर 2% का इंटरेस्ट लगा कर दूँगी। तो तुमने कहा ठीक है मैम, मैं लौटा दूँगी। तो अब जब तुम मुझे लौटाओगे तो क्या आप 2% का ब्याज लगा कर नहीं लौटाओगे, तो इससे क्या होगा, पैसे से अधिक पैसा कमाना। पैसा ही दिया और पैसा ही लिया मैंने, पर मैंने ज़्यादा लिया। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी चलता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके हम कुछ चीज़, ये पैसा खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, कुछ टाइम बाद पैसा खत्म हो जाएगा। खर्च करेंगे तो पैसा खर्च ही होगा, पर इससे इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, पैसे से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जोखिम, देखो मैंने कुछ सामान खरीदा, मुझे रबड़ पेंसिल खाना वगैरह खरीद लाई मैं, और मैंने यूज़ कर लिया, कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। वो अलग बात है कि हम कुछ सामान लेकर आते हैं और वो ख़राब सामान ले आते हैं, तो हमारा पैसा भी चला गया और हमने यूज़ भी नहीं कर पाया, तो वहाँ नुकसान हो सकता है, पर मोस्टली नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम देख कर लेकर आते हैं। और देखिए जो हमारे इन्वेस्टमेंट बाजार के अनुसार जोखिम हो सकता है, कभी कभी नुकसान नहीं हो जाता इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रॉसरी, कपड़ा, बिजली का बिल, खाना पीना, राशन, बहुत सारे खर्चे हैं घर के। अब तो फ़ोन का रिचार्ज भी, इंटरनेट का रिचार्ज भी, टीवी का रिचार्ज भी, कितने सारे खर्चे हैं ना।
और इसमें क्या ऑप्शन आते हैं, जिसके शेयर लेना, म्यूचुअल फंड से प्रॉपर्टी, सोना। मान लो मैंने सोना लिया था 2 साल पहले इतने रुपए का, 1,000 रुपये का, आज जो सोना हो गया 50,000 रुपये का, कितना फ़ायदा हो गया, 40,000 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी खरीदी मैंने 10 साल पहले इतने रुपए की, कुछ आज ज़मीन की कीमत ही कितनी हाई हो गई है, तो उससे जब मैं उसको बेचूंगी तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, हुआ कि नहीं होगा। तो ऐसे है। अब देखिए नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगमर फ्रेश ने 1933 में जो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसकी मैंने शुरू में बताया था कि 2 किताबें आपकी क्लास 12th में, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है, एक व्यष्ट अर्थशास्त्र और एक सम्मिश्र अर्थशास्त्र है। ठीक है, देखिए इन दोनों में बहुत अच्छा सा डिफरेंस है। क्या होता है, देखिए माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ, जैसे ये है, ये एक व्यक्ति है, ये एक और 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 व्यक्ति है, ये सब पर्सन है या फिर परिवार मान लो, ये सब क्या है, एक परिवार है, ये एक परिवार, ये एक परिवार अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, ये अपना ज़रूरत पूरी कर रहा है, ये सब, पर इन सब की ज़रूरतों को जो देख रेख कर रहा है, इन सब पूरे सारे परिवारों का जो प्रबंधन कर रहा है संसाधनों का, तो उसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटी यूनिट और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जो बड़े स्तर पर लोगों को दिखे, और माइक्रो मतलब स्वयं को देखना, खुद को देखना। ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ जैसे कि एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म या एक व्यक्तिगत उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा, हमारी एक फैमिली है, तो उस फैमिली को देखरेख कौन कर रहा है, मेरे मम्मी मेरे पापा कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे घर को देखरेख चला रहे हैं, तो वो क्या पूरे सोसाइटी को देख रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनको देखरेख कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, वो बस हमारी ही फैमिली को, मेरी फैमिली को ही देख रहे हैं, जिस फैमिली के साथ मैं रहती हूँ। पर मैक्रो का मतलब है कि वह बड़ा अर्थशास्त्र कहा जाता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, और जो अनेकों परिवार हो, जिसके कई सारे परिवार हो, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसके एक परिवार, 2 परिवार, जिसकी सरकारें चला जाती हैं, कभी कभी कुछ क्या कहते हैं योजनाएं आती हैं, जो राशन का वितरण होता है, याद, जो सरकारी राशन आता है गरीब घरों के लिए, पता होगा आप लोगों को इस बारे में। तो वो क्या है, वो मैं तो नहीं देती, ना मेरे घर से जाता और ना किसी और के घर से जाता, वो क्या सरकारी है। ठीक है, वो पूरे सोसाइटी के लिए आता है, पूरे राज्य के लिए आता है वो राशन का वितरण करना। ठीक है, तो वो आता है वो आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। और जो हम अपने परिवार को देख रहे हैं वो आ रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, अब आप कहोगे कि मैडम कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, मैक्रो ज़रूरी है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रा आप ही बताओ। देखिए जैसे कि एक छोटा बच्चा है और एक तुम हो, अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारी एज कम से कम 15-16 या 17-18 के लगभग होगी। ठीक है, 17-18 होगी आपकी एज, लगभग 16-17-18 के बीच में आप होंगे। तो एक आप हो और एक आपका छोटा बहन भाई है जो कम से कम 5 साल का, 4-5 साल का। अब आप बताओ, आप अपने मम्मी पापा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि आपका छोटा भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स के लिए वो भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी, आप भी ज़रूरी हो, सब ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही अगर आप छोटे थे पहले तभी तो बड़े बने हो, तो सब ज़रूरी हैं अपने अपने। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ज़रूरी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने जाना कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या क्या इनके बारे में बताया, क्या क्या परिभाषाएं दी, इसके बारे में हमने पढ़ा। और पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, पार्ट 2 मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।